सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ जनरल पैथोलॉजी। तो ये जनरल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज की सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं बल्कि तो सेकंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लेना पहले, तभी हम आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज़ को। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे 9th एमसीक्यू की। उस 9th एमसीक्यू में बताता है कि आफ्टर अ थ्रोम्बस इज फॉर्म्ड इन एन एरिया ऑफ वैस्कुलर इंजरी द प्रोपेगेशन ऑफ थ्रोम्बस टू नॉर्मल आर्टरीज इज प्रिवेंटेड बाय, यानी जो एंटी थ्रोम्बोजेनिक एजेंट होते हैं वो कौन कौन से एंटी थ्रोम्बोजेनिक एजेंट होते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा एंडोथेलियम। जो एंडोथेलियम जो क्या करती है, एंडोथेलियम के पास एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी को दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। कितना में डिवाइड कर देते हैं? दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होते हैं कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा फिब्रिनोलाइसिस। यानी पहले हम देख लेते हैं प्लेटलेट इनहिबिटरी फैक्टर्स। यानी प्लेटलेट क्या, पहली बात जो एंडोथेलियम होती है एक बैरियर के तौर पे काम आती है, और ये बैरियर प्लेटलेट को सेपरेट करता है किससे? सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से, सब एंडोथेलियल कोलेजन से, सब एंडोथेलियल वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से। तो पहला फंक्शन हो गया बैरियर। दूसरा, एंडोथेलियम किस तरह से थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती है। एंडोथेलियम कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक हो गया, जो प्लेटलेट की एक्टिवेशन को, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अंदर आपको प्रोस्टासाइक्लिन या PgI2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड ये है लिखा हुआ है एडिनोसिन डाइफॉस्फेटेस, जो ADP को डिग्रेड कर लेता है, ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। तो जो पहला फंक्शन हो गया प्लेटलेट इनहिबिटरी फैक्टर, पहला बैरियर, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड PgI2 और ADPase, ठीक हो गया। दूसरा आपको एंटी कोगुलेंट इफेक्ट देखने को मिलती है। एंटी कोगुलेंट इफेक्ट किस तरह से कि कुछ फैक्टर्स की, मल्टीपल फैक्टर्स की एक्सप्रेशन देखने को मिलती है एंडोथेलियम के ऊपर। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, एंडोथेलियल प्रोटीन C रिसेप्टर, हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल एंड टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, ठीक हो गया। अब जो थ्रोम्बोमॉड्यूलिन और एंडोथेलियल प्रोटीन C रिसेप्टर होते हैं, जो थ्रोम्बोमॉड्यूलिन ने बाइंड करना है थ्रोम्बिन से, और जो एंडोथेलियल प्रोटीन C रिसेप्टर है इसने बाइंड करना है प्रोटीन C से, ठीक हो गया। किसके ऊपर बाइंड करना है? एंडोथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर ही होते हैं, ठीक हो गया। अब बाइंड करने के बाद क्या होता है, अब थ्रोम्बिन से बाइंड करेगा थ्रोम्बोमॉड्यूलिन और प्रोटीन C रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा प्रोटीन C। तो जो थ्रोम्बिन होती है वो अपनी एबिलिटी को खो देती है, ठीक हो गया। इस तरह से थ्रोम्बिन क्या हो जाती है? इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से इसको याद रखना होगा। जो हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल आपको एंडोथेलियम के सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये बाइंड करते हैं किसके? एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को। एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को बाइंड करने की वजह से एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो थ्रोम्बिन को फैक्टर 9th यानी A का मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म 9, 10th, 11, 12 और इसको इनहिबिट कर देती है। और लास्ट में आपको नजर आएगा फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट, ठीक है, फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट। जिस तरह टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर होता है, ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन S को रिक्वायर करता होता है और ये बाइंड करता है किसके साथ? टिश्यू फैक्टर के साथ, और उसको इनहिबिट कर देता है। इसके बाद देखने को मिलेगा फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट, ठीक हो गया। अब जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो TPA प्रोड्यूस करती है, और ये TPA फिब्रिनोलिटिक पाथवे का पार्ट होता है। तो फिर इन्हीं तीन फैक्टर्स की वजह से जो होता है, ठीक है, इन्हीं तीन फैक्टर्स की वजह से ये क्या होती है, ये एंडोथेलियम ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट कॉज करती है। तो एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्लेटलेट इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से, एंटी कोगुलेंट की वजह से, और इसके साथ लास्ट में फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट जिसके अंदर आपको TPA आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये लिखा है कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर जो थ्रोम्बस है वो इन्फॉक्शन कॉज नहीं कर सकता। तो जो वेस्कुलर ओक्लूजन इन्फॉक्शन कॉज कर सकती है या नहीं कर सकती, तो वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहला लिखा हुआ एनाटॉमी ऑफ वेस्कुलर सप्लाई, ठीक हो गया। अगर एक टिश्यू के पास एक से ज़्यादा ब्लड सप्लाई है और एक ब्लड सप्लाई ओक्लूड हो जाती है तो दूसरी ब्लड सप्लाई उसको ओवरकम कर सकती है। फॉर एग्जांपल लंग्स के पास डुअल पल्मोनरी और ब्रोंकियल सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, ठीक हो गया। दूसरा लीवर के पास भी दो तरह की सर्कुलेशन होती है, एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक होती है पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक हो गया। तो पोर्टल सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखने को मिलती है, ओके। और इसी के साथ हैंड और फोर आर्म में आपको डुअल रेडियल और अल्नर आर्टरीज होती है, ठीक हो गया। तो अगर डुअल सर्कुलेशन होगी तो वो इन्फॉक्शन को मिनिमाइज करेगी, ठीक हो गया। दूसरा रेट ऑफ ओक्लूजन, एक टिश्यू के अंदर जो ओक्लूजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सडन हो जाती है और एक टिश्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा देर में होती है। तो जिस टिश्यू के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है ओक्लूजन के अंदर, तो वहाँ पर आपको कोलैटरल पाथवे के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तीसरा लिखा हुआ टिश्यू वल्नरेबल टू हाइपोक्सिया, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो हाइपोक्सिया से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन ये होता है कि अगर 3 से लेकर 4 मिनट तक ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो उनके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलती है। तो फिर टिश्यू नेचर भी डिपेंडेंट होती है। लास्ट में हाइपोक्सीमिया, ठीक है, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, कि अगर ब्लड ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा
तो वो इन्फाक्शन होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये 4 फैक्टर को याद रखना है जो इन्फाक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसके बाद है साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे प्रोड्यूस। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये लिखा हुआ किस जगह पे है, ये आपने करना है इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो जो ऐसे केमिकल्स या ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट और रेगुलेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इसके अंदर आपको वेजोएक्टिव अमाइंस, लिपिड प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे से, ल्यूकोट्राइंस होते हैं लिपोऑक्सीजिनेस पाथवे से। ठीक हो गया। साइटोकाइंस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो ये मीडिएटर्स होते हैं। इसकी बात बता रहा है कि मीडिएटर्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो मीडिएटर्स सेल से प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेल डिराइव्ड मीडिएटर नॉर्मली वेजिकल्स के अंदर होते हैं और ये वेजिकल रिलीज हो जाती है जब इन्फ्लेमेशन होती है, जिस तरह हिस्टामिन मास्ट सेल के अंदर होता है। ठीक हो गया। या कभी कभार ये जो मीडिएटर्स होते हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है डी नोवो, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइन। ठीक हो गया। इसके बाद जो मीडिएटर्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है और इसके बाद ये कहते हैं कि जो मीडिएटर्स होते हैं सिर्फ उसी वक्त रिलीज होते हैं जब कोई ना कोई ऑफेंडिंग स्टिमुलस आता है, जिस तरह माइक्रोबियल प्रोडक्ट हो गया, इन्फेक्शियस एजेंट आ गया या टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक मीडिएटर होता है वो दूसरे मीडिएटर की रिलीज को कंट्रोल कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। जिस तरह कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की प्रोडक्ट होती है वो हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देती है। इसी तरह जो साइटोकाइन होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये दूसरे साइटोकाइन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है, जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 1। तो एक साइटोकाइन दूसरे साइटोकाइन या एक मीडिएटर दूसरे मीडिएटर की सिक्रेशन को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन के। प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे से प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है द जाइंट सेल्स इन ग्रैनुलोमा आर डिराइव्ड फ्रॉम, के जो जाइंट सेल्स होते हैं ग्रैनुलोमा में। तो पहली बात, ग्रैनुलोमा आपको किस टाइप की नेक्रोसिस के अंदर देखने को मिलता है, तो आपने वो याद रखना है कैशियस नेक्रोसिस के अंदर। कौन सी नेक्रोसिस के अंदर? ये वाली कैशियस नेक्रोसिस के अंदर। ठीक हो गया। और हमने कहा था कि जो कैशियस नेक्रोसिस होती है वो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेशलाइज्ड जाइंट सेल्स देखने को मिलते हैं। तो वो जाइंट सेल्स डिराइव्ड होते हैं न्यूट्रोफिल से, सॉरी न्यूट्रोफिल से नहीं, मैक्रोफेजेस से। आपको एक बात तो आपने पढ़ी होगी, जो मैक्रोफेजेस होते हैं अगर उन्हें किसी को इनगल्फ करना हो और जो इनगल्फ करने वाला एजेंट है इन्फेक्शियस माइक्रोब, उसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक जाइंट सेल बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो उसको भी हमने देख लेना चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जाइंट सेल कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है ये आपने पढ़ना है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है आपने? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर नजर आ रहा होगा यहाँ पर जाइंट सेल्स। ठीक हो गया। तो जो जाइंट सेल्स होते हैं इनका डायमीटर 40 से लेकर 50 माइक्रोमीटर होता है और ये आपको ग्रैनुलोमा के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो जाइंट सेल्स होते हैं ये असल में डिराइव्ड होते हैं मल्टीपल एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से। कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? मल्टीपल मैक्रोफेजेस से। ठीक हो गया। और ये हम कह सकते हैं कि अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ एसोसिएटेड हो, ठीक हो गया, तो आपको हाइपोक्सिया और फ्री रेडिकल मीडिएटेड इंजरी इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जिस टाइप की नेक्रोसिस हमें देखने को मिलती है वो है कैशियस नेक्रोसिस, जिसके अंदर आपको ग्रैनुलर चीजी अपीयरेंस देखने को मिलती है, ग्रैनुलोमा देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया ग्रैनुलोमा। ठीक हो गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि जो सार्कोइडोसिस होती है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल होती है? तो जो सार्कोइडोसिस है ये इसी की एग्जाम्पल है। किसकी? ग्रैनुलोमेटस की। तो ग्रैनुलोमेटस की जो एग्जाम्पल होती है, जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस को हमने पढ़ना है किसके अंदर? हमने पढ़ना है इसको लंग्स के डिजीज के अंदर। तो आपको ये नजर आ रहा होगा सार्कोइडोसिस, ये वाला सार्कोइडोसिस। तो यहाँ पे लिखा होगा नॉन सीजेटिंग ग्रैनुलोमा। ठीक हो गया। तो जो सार्कोइडोसिस है एग्जाम्पल है किसकी? ग्रैनुलोमेटस डिजीज की। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो हुआ है कि एंड आफ्टर द ल्यूकोसाइट लीव द वेस्कुलेचर देयर माइग्रेशन इन द टिश्यू टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी इज मीडिएटेड बाय। तो वो कौन होते हैं जो उनकी कीमोटैक्सिस करवा देते हैं? ठीक हो गया। तो हमने कहा था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक है वेस्कुलर इवेंट, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट इवेंट, ल्यूकोसाइट रिकरेंटमेंट। तो जो ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट होती है इसके अंदर हमें सबसे पहले ल्यूकोसाइट की एडहियन देखने को मिलती है, फिर इसके बाद एडहियन के बाद माइग्रेशन देखने को मिलती है और माइग्रेशन के बाद इनकी कीमोटैक्सिस देखने को मिलती है। ठीक है। कीमोटैक्सिस, जो कीमोटैक्सिस होती है वो किसी स्पेशलाइज साइटोकाइन, ये आपको नजर आ रहा होगा साइटोकाइन। ठीक है। साइटोकाइन या कीमोकाइन, ये आपको नजर आ रहा होगा कीमोकाइन, ये वाले कीमोकाइन, इनकी वजह से होती है। तो जो पहला स्टेप होता है वो है एडहियन, दूसरा माइग्रेशन और तीसरा होता है कीमोटैक्सिस। ठीक हो गया। कीमोटैक्सिस और कीमोटैक्सिस कीमोकाइन की वजह से, साइटोकाइन की वजह से हमें देखने को मिलती है। ठीक हो गया।
तो ये आपको नज़र आएगा। इसके बाद है होस्ट प्रोटीन डेट कोट माइक्रोब्स एंड टारगेट देम फैगोसाइटोसिस। के अंदर जो फैगोसाइटोसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती है जिनको बोलते हैं ऑप्सोनिन्स। तो मैं बता रहा था कि ऑप्सोनिन ऐसी प्रोटीन होती है जो मैक्रोफेजेस की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। यानी एफिशिएंसी जब ज़्यादा बढ़ जाती है जब मैक्रो कोड होती है किसके साथ, ऑप्सोनिन के साथ, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको जो फैगोसाइट्स होते हैं वो इसके लिए हाई एफिनिटी रिसेप्टर रखते हैं। जो मेजर एप्सोनिन्स होती है, ऑप्सोनिन्स होती है, सॉरी ऑप्सोनिन्स, वो होती है आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ठीक हो गया, आईजीजी एंटीबॉडी। इसके साथ साथ आपको C3b ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट की प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ कुछ प्लाज्मा लैक्टिन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन और कोलैक्टिन। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, कोलैक्टिन, ये लैक्टिन्स वगैरह, C3b ब्रेक डाउन और आपको आईजीजी एंटीबॉडीज, ये ऑप्सोनिन्स होती है और ये फैगोसाइटोसिस की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट एक्यूमुलेशन एट द पेरिफेरी ऑफ वेसल इज कॉल्ड, के जो ल्यूकोसाइट की एक्यूमुलेशन होती है पेरिफेरी पर, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनेशन। अब मार्जिनेशन लिखा हुआ किस जगह पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ मार्जिनेशन, तो मार्जिनेशन का क्या मतलब होता है, मार्जिनेशन का मतलब होता है ल्यूकोसाइट की एक्यूमुलेशन होना पेरिफेरी ऑफ वेसल्स के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे वेसल्स की पेरिफेरी है तो यहाँ पर ल्यूकोसाइट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम मार्जिनेशन। इसके बाद है कि 51 ईयर ओल्ड मेल हैज़ अ ब्लड प्रेशर ऑफ 150/195, इसका मतलब हाइपरटेंशन है। If this condition remains untreated for years, which of the following cellular alteration will occur, कि अगर हाइपरटेंशन होती है तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, तो ये हमने आगे सेलुलर अडेप्टेशन के ऊपर, ठीक हो गया, कि अगर आफ्टर लोड ज़्यादा होता है हार्ट के ऊपर, हार्ट को ज़्यादा वर्क लोड हो जाता है तो फिर हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए हार्ट के मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हार्ट के मसल का साइज ज़्यादा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल के अंदर, जो पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स होती है वो होती है ये हाइपरटेंशन वाली, ठीक हो गया, हाइपरटेंशन वाली, ठीक हो गया। जबकि फिजियोलॉजिकल के अंदर हम कह सकते हैं यूट्रस की हाइपरट्रॉफी ना यूट्राइन हाइपरट्रॉफी जो एस्ट्रोजन की वजह से होती है, ठीक हो गया। तो जो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर ये आ जाएगा। इसके बाद है फ्री रेडिकल विद अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर ऑर्बिट आर, ये क्या होते हैं, तो ये केमिकल स्पीशीज होती है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, केमिकल स्पीशीज होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्री रेडिकल लिखे हुए किस जगह पे है। तो ये आपको यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री रेडिकल की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल की जनरेशन के प्रोसेस बताए हुए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, एब्सॉर्प्शन की वजह से, इसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन की वजह से, एंजाइमिक कैटाबॉलिज्म की वजह से, ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से। यहाँ पे आपने एक रिएक्शन को याद रखना है, उसका नाम है फेंटोन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, फेंटोन रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल की डेफिनेशन मिलेगी कि फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पीशीज दैट हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, अटैक करता होता है किसी और दूसरे आयन को, प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक एसिड को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक हो गया। आपने ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस टेबल को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्री रेडिकल वाला। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे, बाकी जो इसका पार्ट 3 है, तो अगर इस वीडियो पर अगर आपने इसको लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया तो तभी हम इसका पार्ट 3 अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर नहीं लग रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस तरह की वीडियो नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप बता सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको एक और बात बता दूं कि हमारी वीडियोस में थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, हम इस मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं एडिटिंग के ज़रिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको एडिट करते रहें। हम इस प्रॉपर जगह को ढूंढें कि जहाँ पर हमने मिस्टेक किया है। तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मे बी जो वर्बल मिस्टेक आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कॉन्सेप्ट की कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, जो उसको किस तरह से हमें डिलीवर करना है, वर्बल जो मिस्टेक होती है वो हो सकती है, तो वर्बल मिस्टेक को आप दरगुजर करना, और अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यही थी हमारी आखिरी बात। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना अपना काम कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।